नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम लोग यहाँ पे जो अपने IAS एवं PCS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज को प्रारंभ किए हैं उसमें एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आखिर ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो सामान्य अध्ययन के या फिर करंट के या फिर जो अन्य सेगमेंट होते हैं वो हमारी परीक्षा के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। अभी तो फिलहाल हम इसमें उत्तर प्रदेश प्रीलिम्स 2024 को फोकस कर रहे हैं, साथ ही में 2025 को भी। हाँ, 2025 के लिए हम लोग क्या स्पेशल करते हैं कि उसमें जो करंट के क्वेश्चन हैं उनको हटा देते हैं, लेकिन जीएस के प्रश्नों को हम लोग उसमें विश्लेषण कर लेते हैं, क्योंकि जीएस के प्रश्न में नहीं परिवर्तन होना है। जीएस के प्रश्न अब जो के त्यो हो सकता पूछे जा सकते हैं या फिर उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उन फैक्टों के साथ में एक पैटर्न लेवल लगभग वही रहता है। इस क्रम में हम लोग जो बात कर रहे हैं ये दृष्टि द विजन जो एक सम्मानित प्रतिष्ठित संस्था है उसकी एक स्पीड टेस्ट है, स्पीड टेस्ट नंबर 2। इसकी हम लोग प्रारंभ करें, इसका हम लोग पार्ट 1 देखेंगे। हम लोग एक बार में टोटल 25 प्रश्न करते हैं, मतलब आज स्पीड टेस्ट जो 2 है इसके सिर्फ हम लोग टोटल 25 प्रश्न ही करेंगे, अगले नेक्स्ट भाग में करेंगे और ये हम लोगों का 7वां भाग है टोटल। अगर इसके आगे के आपको जितने भी वीडियोज़ हैं वो देखने हैं तो इसी नाम से आपकी प्ले लिस्ट मिलेगी ISP UP PCS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। आप उसको फॉलो कीजिए, उसमें सारे वीडियोज़ देखिए, क्रम से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे और आप सभी को देख के उसमें जीएस के क्वेश्चनों को आप याद कर सकते हैं, उनके फैक्ट को नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन जो करंट के क्वेश्चन हमने आपसे बताए हुए हैं उन करंट के प्रश्नों को आप छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं, प्रारंभ करते हैं आज के अपने सेशन को और देखते हैं कि आज हमारे इस सेशन में कौन से हम प्रमुख प्रश्न हैं, जिसमें हम लोगों का पहला प्रश्न है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 में भारत का क्या स्थान रहा है। अब इसमें विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 जो है ये प्रकाशित कब की गई, पहली चीज़ तो क्या ये 2022 में प्रकाशित की गई, तो वैसे 2022 में नहीं 2023 में प्रकाशित की गई। और इसकी जो बात कर रहे हैं ये 2022 मतलब पिछले साल की रिपोर्ट की बात कर रहा है, तो एक साल बैक का आता है। तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 में भारत का क्या स्थान रहा है, तो इसमें विकल्प दिया गया 8वां, 9वां या फिर 12वां या फिर 15वां। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, तो इसका दोस्तों जो सही विकल्प है ये 8वां। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 में भारत का 8वां स्थान रहा है। अब इसको जारी आखिर कौन करता है, अगर किसके द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है तो इसको जारी किया जाता है स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी के द्वारा जो है जारी किया जाता है। कंपनी के द्वारा ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। कब, तो प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। अब जैसे बात करते हैं इसमें टोटल कितने देश शामिल थे, तो इसमें टोटल 131 देश शामिल थे, 131 देश शामिल थे। तो इसीलिए आपको ये याद रखना। वैसे ये करंट का क्वेश्चन है, ये आपको इस साल के लिए ही वैलिड रहेगा। अगले साल आपको इसमें 2023 का जो भी डेटा होगा, भारत का जो भी स्थान रहेगा वो आपको इसे याद रखना है। चलते हैं, हम देखते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हमारा प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से किस संगठन ने लैंडस्लाइड्स एटलस ऑफ इंडिया जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। अब इसमें बात किसकी कर रहा है, तो लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया। आखिर लैंडस्लाइड होता क्या है, तो इसको अगर हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में इसको कहा जाता है भूस्खलन। अब भूस्खलन हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो, मतलब भूमि का एक स्थान से दूसरी स्थान पे खिसक जाना। मान लीजिए ये एक ठोस भूमि है, अब इस ठोस भूमि का ये इतना भाग ऐसे ही अंदर धंस जाए या इधर पूरा ये भाग खिसक जाए किसी साइड में, तो इसको बोलते हैं भूस्खलन। तो ये एटलस किसके द्वारा जारी किया गया, तो भैया देखिए पहली चीज़ तो ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम लोग इसरो बोलते हैं, क्या इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अंतर्गत एक आता है रिमोट सेंसिंग सेंटर। इसके द्वारा जो है इस लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया को जारी किया गया है। अब जैसे कि बात करते हैं, यह देश भर में ऐसे स्थान जहां पे भूस्खलन हो सकता है उनकी पहचान करता है। ये आपका एक करंट का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये करंट का क्वेश्चन है,
लेकिन ये आगे क्या बनेगा, जीएस एंड जीके भी बनेगा आपका, स्टैटिक जीके जिसको बोलते हैं बनेगा, क्योंकि ये एक परमानेंट है। लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है, जो इसरो के अंतर्गत है। अब ये जैसे इसको बनाने में कितने राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया, तो लगभग 17 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। राज्यों की बात करते हैं तो 17 राज्य एंड 2 जो है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करता है। तो इसमें लगभग सभी को जोखिमों का अवलोकन किया गया और एक एटलस तैयार किया गया कि यहाँ पे भूमि का स्खलन हो सकता है। चलते हैं, देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न में, जो हमारा 3 नंबर प्रश्न है। हमारा 3 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, क्या विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है, 15 दिसंबर को मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है, या फिर 24 दिसंबर को मनाया जाता है? तो आखिर भैया विश्व उपभोक्ता दिवस ये डे है, हम लोग डे अभी एक वीडियो अलग से आपको आएगा जिसमें सारे विश्व के और भारत के जितने भी दिवस हैं उन सभी दिवसों की हम लोग बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे बात कर लेते हैं विश्व उपभोक्ता दिवस, अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया ये मनाया जाता है 15 मार्च को। कब? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। अब जैसे इस 2023 में जो मनाया गया था, अभी क्योंकि 2024 का तो 15 आएगा नहीं, 17 मार्च को आपका पेपर है, ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा। तो जो 2023 का है, तो 2023 का हमें याद रख लेना। तो ये 2023 का विषय क्या है, 2024 में भी मनाया ही नहीं गया। 2023 का विषय क्या रहेगा, तो इसका विषय स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन, क्या स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। ये आपका जो विषय है, ये 2023 के उपभोक्ता अधिकार दिवस का विषय है, इसे आपको याद रखना है। साथ ही में कहें भारत की बात करते हैं, तो भारत में कब मनाया जाता है? तो ये भैया भारत में मनाया जाता है कब, बताइए भारत में कब मनाया जाता है? तो भारत में मनाया जाता है 24 दिसंबर को। यही दिवस मतलब राष्ट्रीय मतलब भारत का उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। वही विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 तारीख को मनाया जाता है। हम लोग बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला प्रश्न की बात करते हैं। हमारा 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया गया? ये आपका करंट का क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है? स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? विकल्प आपके हैं, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो आखिर इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है सी, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया गया है। अब इसका आयोजन करने में कौन कौन सी शामिल है? तो जैसे जल शक्ति मंत्रालय ने क्यों किया, तो ग्रामीण जल एवं स्वच्छता में जो महिला चैंपियन है, मतलब जो महिला कर्मकारी हैं, जो महिलाएं हैं, उनको शामिल किया गया, उनको सम्मानित किया गया है, ये आपका है। जैसे इसी में एक विशेष प्रोग्राम भी प्रारंभ किया गया, प्रोग्राम का क्या नाम था? कैच द रेन 2023, कैच द रेन 2023। ये आखिर क्या है? तो भैया कैच द रेन का मतलब अर्थ होता है आप बारिश को पकड़ लीजिए, मतलब बारिश के जो जल है उनको आपको संरक्षित करना है, बारिश के जल को इधर उधर नहीं बहने देना है, उसको आपको संरक्षण करना है। तो इसीलिए आपको ये याद रखना है, 2023 में है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। चलते हैं, देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न में। हमारे अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला 5 नंबर प्रश्न है, एरिथ्रोटिकल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प क्या दिए गए हैं? विकल्प है 1 और 2, केवल 1, ना तो 1 ना ही 2, केवल 2। अब इसमें 2 बिंदु दिए गए हैं, उन 2 बिंदुओं की बात करना है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। पहला बिंदु है, यह एक कृत्रिम मधुरक है जो दिल के दौरों और स्ट्रोक के बढ़ते जोखिमों से जुड़ा हुआ है। कृत्रिम मधुरक की बात कर रहा है।
और अगले में क्या है, एरिथ्रोटिकल प्लेटलेट्स को सक्रिय करता है जो रक्त का थक्का बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपका ये भी सही है, एक कृत्रिम मधुरक है जो दिल के दौरे और स्ट्रोक को बढ़ाते हैं का मतलब जोखिम से जुड़ा हुआ है, और साथ ही में ये थक्का भी बनाता है, क्योंकि दिल का दौरा आखिर पड़ता कब है, जब नसों में ब्लॉकेज होता है और जो हार्ट हमारा ब्लड को पंपिंग करता है वो प्रॉपर वे में अपने रास्ते से नहीं जा पाता, वहीं पे आपका जोखिम बनता है। अगर मान लीजिए आपकी नसों के अंदर थक्का जम जाता है तो ब्लड उस रास्ते से आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो वहीं पे प्रेशर उत्पन्न होगा, वहीं पे हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। तो इसे आपको याद रखना है। अब जैसे इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जैसे कि जो ये मधुरक, तो अब जैसे जो मोटे लोग हैं उनके अंदर पहले से मोटापा है, तो अगर वो इसका प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए और ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। तो आपको ये अच्छे से याद रखना। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2023, ये आपका करंट का क्वेश्चन है, इस वर्ष याद रखना, अगले साल भूल जाना है। मार्च 2023 में भारत, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि आखिर किस देश के बीच में सैन्य एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण आयोजित किया गया है। विकल्प आपका है मंगोलिया, वियतनाम, मलेशिया या फिर सिंगापुर। तो ये जो बोल्ड कुरुक्षेत्र है ये किसके, ये सिंगापुर और भारत में, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिंगापुर हो जाएगा। सिंगापुर, भारत और सिंगापुर के बीच में सैन्य एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण को आयोजित किया गया है। अब ये कहाँ पे हुआ था, तो ये जोधपुर सैन्य स्टेशन पर एक द्विपक्षीय कवच अभ्यास हुआ था। इसकी मेजबानी किसने की थी, तो इसकी मेजबानी की थी भारतीय सेना ने। तो आपको इसे अच्छे से याद रखना है। अब पहली बार की बात करते हैं, अगर ये जो एक्सरसाइज है ये पहली बार कब किया गया था, तो ये 2005 में किया गया था, 2005 में। तो अब इसमें इतना ही, हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व, कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। विकल्प हैं आपके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर तेलंगाना। तो इसमें बात करते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, तो ये एक तमिलनाडु में स्थित है। अब तमिलनाडु में कहीं ना कहीं आप अगर बात करते हैं तो जो यहाँ के शोधकर्ता हैं, इसी जोन में पहली बार एक दुर्लभ कीट की प्रजाति देखी है, जो कि 127 वर्ष पूर्व, मतलब कब, 1893 में, कब, एक कीट की प्रजाति है जो कि 1893 में श्रीलंका में देखी गई थी। कहाँ पे, श्रीलंका में। श्रीलंका के बाद में ये अब जो है 127 वर्ष बाद 2023 में यहाँ पे कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व में देखी गई है। अब जैसे बात करते हैं तो यह तमिलनाडु का पहला टाइगर रिजर्व, ये भी आपको याद करना, कहाँ, तो तमिलनाडु का पहला टाइगर रिजर्व है, इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो अब हमारे हिसाब से इसमें इतनी चीज़ें पर्याप्त हैं। जैसे इसमें कुछ और भी फैक्ट होते हैं, जैसे कि ये पश्चिमी घाट पे स्थित है, ये आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो ये भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। चलते हैं, देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है, अटुक्कल पोंगल त्यौहार। अटुक्कल पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, वेयर इज जो है सेलिब्रेटेड ऑफ अटुक्कल पोंगल त्यौहार। विकल्प आपका है गुजरात, केरल, असम या फिर मिजोरम। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, अटुक्कल पोंगल त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है। अब ये इसका सही आंसर है बी विकल्प सही है, केरल। तो अटुक्कल पोंगल त्यौहार जो है ये केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में मनाया जाता है। कब, तो प्रतिवर्ष मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष कहाँ, तो तिरुवनंतपुरम जिले में मनाया जाता है। और कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं तो इसमें ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ कौन शामिल होता है, तो इसमें ज़्यादातर महिलाएं ही शामिल होती हैं। कौन, तो महिला ही शामिल होती हैं। तो ये विश्व का कहीं ना कहीं सबसे बड़ा महिला समारोह होता है और इसमें लगभग 15 लाख महिलाएं शामिल होती हैं। कितनी, तो 15 लाख महिलाएं इसमें शामिल होती हैं। तो ये कहाँ पे मनाया जाता है, ये तिरुवनंतपुरम के एक अटुक्कल भगवती मंदिर का देवता है, वहाँ चावल से बना मीठा व्यंजन पोंगला चढ़ाया जाता है, उसी को चढ़ाने के लिए होता है। चलते हैं हम लोग, देखते हैं हमने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है,
अगला हमारा प्रश्न है, वाड़ी वरोरा राजमार्ग पर स्थापित विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर का नाम रखा गया है। क्या रखा गया है? पथमित्र, बाहुबली या पथरक्षक या उपरोक्त में से कोई नहीं। पहली चीज तो जैसे कि ये क्या है, तो ये वाड़ी वरोरा राजमार्ग है, वहाँ पे स्थित है। और किसकी बात कर रहा है? ये क्रैश बैरियर है। क्रैश बैरियर आखिर होता क्या है? क्रैश बैरियर की अगर आप बात करते हैं तो ये होता क्या है, जैसे हम लोग ये हाईवे पे जा रहे हैं, तो आपने हमेशा देखा होगा हाईवे के साइड में एक पतली पतली आपकी ये स्टील की या लोहे की या किसी भी चीज़ की एक बैरियर लगा होता है, जिसमें ऐसे ताकि उधर से जानवर या कोई अन्य जीव जंतु ऐसे अचानक ना आ पाए कि एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि हाईवे पे हमेशा गाड़ियाँ बहुत स्पीड में चलती हैं। अगर कोई भी जीव जंतु आता है तो एक्सीडेंट बहुत भयानक होगा, उसमें कई लोगों की जान माल का खतरा हो सकता है, इसीलिए ये बैरियर लगाया जाता है। तो अब इसमें बात करते हैं, तो अभी ये क्या किया गया है, ये लंबा बैम्बू बैरियर है, अब मतलब बांस का ये बैरियर है। तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया, बांस का कहाँ पे बना के लगाया गया है और इसका नाम क्या रखा गया है, बताइए भैया, बताइए इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है बी, बाहुबली। बाहुबली इसका सही आंसर है, इसको जो है बनाया गया। चलते हैं, देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, किस भारतीय नौसेना जहाज को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कैटलैक्स एक्सप्रेस 2023 में भाग लिया है? ये आपका करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। करंट के क्वेश्चन के साथ में एक ही चीज़ आपको करना, मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि 2024 के लिए आपको इसे याद रखना, 2025 के लिए इसे आपको याद नहीं रखना, जिसको हम लोग जीएस या जीके के रूप में मार्क नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको नहीं याद रखना है, जैसे कि कैटलैक्स एक्सप्रेस 2023 में किस समुद्री अभ्यास में, मतलब कौन सा नौसेना जहाज है उसने भाग लिया है, इसे आपको याद नहीं रखना। जैसे कि इसकी बात करते हैं, इसमें सही क्या है, तो ये INS त्रिकंद है, ये 2023 में शामिल हुआ। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ ये जरूर याद रखना है कि आखिर ये जो है तो इसमें हमें याद क्या रखना है, इसमें हमें ये याद रखना कि INS त्रिकंद जो है नौसेना जहाज, मतलब ये समुद्री अभ्यास जो था इसमें शामिल हुआ। तो चलते हैं हम लोग, देखते हैं हमने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2023 में एबल पुरस्कार जीता है? कौन सा पुरस्कार? तो एबल पुरस्कार जीता है। विकल्प क्या है, लुइस कैफ्रेली, डेनिस पी सुलिवन या हिलेल फस्टनबर्ग या एबी विंडरसन। तो इसका सही आंसर है लुइस कैफ्रेली। लुइस कैफ्रेली ने जो है इस बार का ये पुरस्कार जीता है। अगर बात करते हैं तो यह पुरस्कार किसके लिए दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये जो नॉन लाइनर पार्टिकल डिफरेंशियल इक्वलाइजेशन एक थ्योरी है, नियमितता का सिद्धांत, उसके योगदान के लिए 2023 का एबल पुरस्कार जीता है। अब ये दिया क्यों दिया जाता है, तो भैया ये मैथ का जो है, ये जो मैथ्स होती है, मैथ्स का सबसे सम्मानजनक पुरस्कार, सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। और इसका प्रदान क्यों किया जाता है, तो इसका नाम जो पड़ा है ये नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरी के नाम पे पड़ा है। नील्स हेनरी के नाम पे ये एबल पुरस्कार को रखा गया है। और कहीं ना कहीं इसको प्रदान किसके द्वारा किया गया है, तो ये नॉर्वेजियन संसद जो है उसके द्वारा 2002 से देने का प्रारंभ किया गया था। इसे आपको याद रखना है। चलते हैं, देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? विकल्प आपके हैं निहिकत जरीन, मतलब ये पॉइंट हैं, विकल्प तो आपको बाद में मिलेंगे। निहिकत जरीन, लवलीना बोरगोहेन, मैरी कॉम या परवीन हुड्डा। तो आखिर ऐसा कौन सा विकल्प है जो इसका सही है? क्या कौन कौन शामिल था वैसे? विकल्प क्या है, 1 और 4, 1, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 2। देख लेते हैं कौन कौन शामिल था। तो अगर बात करते हैं तो जी इसमें कौन शामिल था, तो ये निहिकत जरीन शामिल थी, लवलीना बोरगोहेन शामिल थी, मैरी कॉम शामिल नहीं थी, और वहीं पे परवीन हुड्डा ये भी शामिल नहीं थी। आपका सही क्या हो जाए, 1 और 2। किस में दिया गया है, डी विकल्प में दिया गया है, मतलब केवल 1 और 2 सही है। तो दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा घटक किसी विशेष क्षेत्र में वनस्पति पैटर्न को आकार देने में सबसे अहम भूमिका निभाता है?
जो वनस्पति का पैटर्न होता है उसको डिसाइड करने में किसकी सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विकल्प आपके क्या है? पहला है क्षेत्रफल, दूसरा है समाज, तीसरा है वर्षण और चौथा है जनसंख्या। तो आखिर इसका कौन सा सही हो जाएगा? आखिर बात करते हैं अगर वनस्पति पैटर्न की, तो वनस्पति पैटर्न का अर्थ क्या होता है? मतलब जहाँ पे जो वनस्पतियाँ हैं उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक, आखिर किसके कारण जो है वहाँ की जो वनस्पतियाँ वो ज़्यादा उगेंगी, ज़्यादा विकसित करेंगी, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो ये भैया जो सही आंसर है ये सी विकल्प सही है, वर्षण। अगर वर्षण कहीं का सही है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं विशेष प्रकार के जो पौधे उगते हैं वो और तेज़ी से ग्रो करेंगे, और जो जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ के जो वन होते हैं वो हमेशा हरे भरे रहेंगे, क्योंकि उनको पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ये सी आंसर आपका सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे, हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मोर देन द बिलियन रीजन्स द अर्जेंट नीड टू बिल्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रेन शीर्षक नामक रिपोर्ट जारी की गई है? ये आपको याद रखना है। और विकल्प क्या है आपका? ILO के द्वारा, WHO के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा या यूनेस्को के द्वारा। तो आप जैसे बात करते हैं कि इसमें विकल्प नीचे दिए गए हैं, तो इसका कौन सा सही होगा तो बात अलग है। पहले जैसे ILO की बात कर लेते हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, और वहीं पे जो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है जिसको यूनिसेफ बोला जाता है, इन दोनों लोगों ने मिलकर इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है। अतः जैसे कि बात करते हैं ये WHO और यूनेस्को ये दोनों कट जाएंगे। तो आपका सही क्या हो जाएगा? 1 और 3। 1 और 3 किस में दिया गया? बी विकल्प में दिया गया। बी विकल्प आपका सही होगा। अब जैसे इसमें बात करते हैं कि आखिर किससे संबंधित है, इसका निष्कर्ष क्या है? तो इसका निष्कर्ष ये है कि लिए जो 0 से लगभग 18 वर्ष के बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? लगभग 1.77 बिलियन बच्चे हैं जो कि पारिवारिक नगद लाभ उपलब्ध नहीं है, मतलब उनको कोई भी पैसा उपलब्ध नहीं, नगद लाभ कोई भी तरफ से उपलब्ध नहीं है, और कहीं ना कहीं सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का एक मौलिक स्तंभ है, जो कि एक सामाजिक प्रणाली का एक स्तंभ होता है। नगद कैश जो इतने बच्चों को, लगभग 1.77 बिलियन बच्चों के पास उपलब्ध नहीं है, और वयस्कों की तुलना में बच्चों के अत्यधिक गरीबी में रहने की संभावना दोगुनी होती है। जो वयस्क हैं, वयस्क तो कुछ ना कुछ काम करके तो अपना गुजारा कर लेते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो कैसे करें? तो इसीलिए ये जो है आपको याद रखना है। चलते हम लोग देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर है 15, वीमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट 2023। ये करंट का क्वेश्चन है के संदर्भ में भारत है क्या है? उच्च आय वर्ग वाला देश, मध्य आय वर्ग वाला देश, निम्न मध्यम आय वर्ग वाला देश, निम्न आय वर्ग वाला देश। तो दोस्तों वैसे इस क्वेश्चन की पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन आप देख लीजिए निम्न मध्यम आय वर्ग वाला देश है। अब जैसे बात करते हैं बिजनेस एंड लॉ जो रिपोर्ट है, इसको मतलब प्रकाशित कौन किया है? तो इसको विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया गया। किसके द्वारा? तो विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित। हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपसे प्रश्न पूछता है वीमेन बिजनेस एंड लॉ 2023 रिपोर्ट को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया है। उसमें आपको 4 विकल्प दे दिया जाता है, जिसमें एक ऑप्शन विश्व बैंक भी रहता है, तो आपको यही टिक करना है। कहीं ना कहीं ये एक वार्षिक रिपोर्ट है। कैसी है? तो वार्षिक रिपोर्ट का, और ये 9वां संस्करण है, जो कि लगभग 190 देशों की अर्थव्यवस्थाओं को अध्ययन करता है। तो इसीलिए आपको ये याद रखना है। चलते हैं, देखते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आखिर इसमें कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जिनको शामिल किया जाता है। यहाँ पे आपसे हो सकता है विश्व बैंक की रिपोर्ट है तो ये चीज़ पूछी जा सकती है कि कारण क्या है। तो पहली चीज़ है मोबिलिटी। आखिर मोबिलिटी क्या होती है? मतलब मोबिलिटी होती है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकें। ये आपका पहला हो गया। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा क्या है आपका? दूसरा आपका है वर्क प्लेस। क्या? तो वर्क प्लेस आपका आता है, दूसरा आपका वर्क प्लेस हो जाता है। तीसरा आपका होता है पेमेंट, जो पे आउट होता है, पे आउट की बात किया जाता है कि कितना पेमेंट आप पाती हैं, कितना नहीं पाती हैं। और जो आपका चौथा ये आपका है मैरिज। आखिर मैरिज में आप कितना जो है अपने आप को स्टैंड कर पाती हैं, आपके मन से होती है, लीगल होती है या नहीं होती, क्या होता है, ये होता है आपका। और जो आपका पांचवा है ये आपका पेरेंट्सहुड होता है। डिपेंडेंसी की बात करता है, इसमें पेरेंट्सहुड
पेरेंटहुड की बात करता है, आप मतलब। और इसके आगे की बात करते हैं, अगर जो आपका छठा पॉइंट होता है, छठा क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप होता है। ये आखिर क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, आप ये डिपेंड करता है कि आप क्या एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब जो अगले की बात करते हैं तो असेस्ट की बात होता है। जो 7वां नंबर है ये असेस्ट होता है। असेस्ट, इसको पूंजी कहते हैं। अगर 8वें की बात करते हैं तो 8वां क्या शामिल होता है, ये होता है पेंशन। मतलब जीवन के जो सभी कर्म होते हैं उन सभी कर्मों को इसमें देखा जाता है। सभी कर्मों की बात की जाती है कि आखिर कौन से ऐसी चीज़ें हैं। ये 8 बिंदु इसमें शामिल होते हैं। तो आप ये बिंदु याद कर सकते हैं। और जो है कब जारी किया था, तो वार्षिक रिपोर्ट है। तो आपका ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं। चलते हैं हम लोग देखते हैं हमारे अगला क्वेश्चन का। हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या थी। विकल्प है सतत भविष्य के लिए वर्तमान लैंगिक समानता, महिला नेतृत्व, कोविड-19, विश्व में एक समान भविष्य। अगला है आनुवांशिक समानता, महिलाओं के अधिकार, डिजिटल और लैंगिक समानता के लिए नवाचार एवं प्रौद्योगिकी। तो इसका सही आंसर आपको टिक करना है कि आखिर सही आंसर इसका क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है ये डी विकल्प आपका सही है। आपका डिजिटल लैंगिक समानता के लिए नवाचार, ये इसकी कब की 2023 की थीम है, लैंगिक समानता के लिए नवाचार एवं प्रौद्योगिकी। आखिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया कब जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को, जो कि 17 मार्च को पेपर है। तो 8 मार्च में 2024 का तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 2023 का जो है जरूर पूछा जाएगा। तो इसको करंट में लग सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आपका जीएस और जीके में शामिल होता है कि भैया ये कब मनाया जाता है, तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। अब 8 मार्च को मनाया था, पहली बार कब मनाया गया था, अगर बात करते हैं पहली बार की, तो पहली बार मनाया गया था 1911 में मनाया गया था। और 1911 में मनाया गया था। साथ ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे मान्यता कब दी गई, तो किसके द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र जो है उसके द्वारा मान्यता कब आखिर प्रदान की गई, तो इसको मान्यता दी गई थी कब, तो ये 1975 में इसको मान्यता दी गई थी। कब, तो 1975 में इसको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता दी गई थी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में, जो कि 8 तारीख को मनाया जाता है। हम लोग चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा आज का 17 नंबर प्रश्न है, दोहा राजनीतिक घोषणा किससे संबंधित है। विकल्प क्या है आपका, सबसे कम विकसित देश, व्यापार व अवसंरचना विकास, हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन। तो ये आपका एक तरह से करंट का क्वेश्चन है, जो आपको लग नहीं रहा होगा, लेकिन ये करंट का क्वेश्चन है। हाँ, ये जीएस में हो सकता है काफ़ी टाइम बाद भी पूछा जा सके कि ये 5वां जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, जो विश्व के सभी नेता इसमें शामिल होते हैं, किससे संबंधित है, तो ये सबसे कम एवं विकसित देशों से संबंधित है। तो आप चलते हैं, जैसे कि इसके अनुसार इसने घोषणा किया है कि जो 46 सबसे कमज़ोर देश हैं उनके लिए जो लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना है वो 2022 से 2031 के बीच में। कब, तो 2022 से 2031 के मध्य जो सतत विकास लक्ष्य हैं, जिनको 17 एसडीजी गोल बोलते हैं, एसडीजी गोल्स बोलते हैं, उन्हें भी हमें याद करना है। पेपर के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी याद रखना है। तो उनको प्राप्त करने के लिए ये समय सीमा तय की गई है। चलते हैं हम लोग देखते हैं अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला 18 नंबर प्रश्न है, प्रोटॉन बीम थ्योरी पीबीटी का उपयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है। एल्जाइमर के लिए किया जाता है, कैंसर के लिए किया जाता है, तपेदिक के लिए किया जाता है, ये निपाह वायरस के लिए किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है कैंसर। कैंसर के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। अब ये किस तरह से किया जाएगा, जैसे कि बात करते हैं, जो ये प्रोटॉन बीम थ्योरी है, इसमें जो पर्टिकुलर कैंसर्स की सेल्स हैं उन्हीं को आपको हिट करेगा, उन्हीं को मारेगा। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका एक डैमेज सेल्स है, तो जब प्रोटॉन बीम थ्योरी इस पर अटैक करेगी तो सिर्फ यही नष्ट होगा, जो आसपास की अन्य स्वस्थ सेल्स होती हैं उनमें कोई भी मतलब विघटन नहीं आएगा। जैसे इस समय की बात करते हैं, तो इस समय जो विकिरण होता है, मतलब रेडिएशन किया जाता है, उसमें क्या होता है, आसपास की सेल्स भी जो है डैमेज हो जाती है, क्योंकि उसमें एक्सरे किरणों का उपयोग किया जाता है। मतलब ट्यूमर के साथ साथ में जो स्वस्थ सेल्स होती है वो भी डैमेज होती है, लेकिन प्रोटॉन बीम थ्योरी में ये स्वस्थ सेल्स डैमेज नहीं होंगी। अब जैसे बात करते हैं अभी तक का ये कहाँ पे भारत में है, भारत में है भी या नहीं, तो भारत में एकमात्र स्थान ऐसा है जो कि चेन्नई है। कहाँ, चेन्नई। चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में ये चीज़ कहाँ, तो चेन्नई का जो अपोलो हॉस्पिटल है वहाँ पे जो है ये चीज़ अभी
उपयोग में है। आप चाहें तो वहाँ पे इससे संबंधित इलाज भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों आपको इसे याद रखना, प्रोटॉन बीम थ्योरी कैंसर से संबंधित है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा 19 नंबर प्रश्न है, अमेजन वर्षा वन उन्मूलन का प्राथमिक कारण क्या है? ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी का क्वेश्चन है। अगर कोई भी अमेजन की हम बात नहीं करते हैं, अमेजन वर्षा वन या फिर कोई कहीं पे भी उन्मूलन के कुछ न कुछ कारण होते हैं, बेसिक कारण होते हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन है क्या, या कृषि विस्तार है, या शहरीकरण है, या लैंगिक है। जैसे क्या होता है, कभी कभी शहरों के विकास करने के लिए भी हम वनों को काटते हैं। जैसे कि भारतीय संसद के निर्माण के लिए बताया जा रहा है कि हजारों पेड़ों को काटा गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी जरूरी है, तो शहरों के विकास के लिए भी काटा जाता है। कृषि विस्तार, जब कृषि की जरूरत पड़ती है तब वहाँ पे भी किया जाता है। जलवायु परिवर्तन से कभी कभी पूरे जंगल नष्ट हो जाते हैं, जिससे आग लग जाना, आगजनी के कारण अक्सर ऐसा होता है कि पूरे पूरे जंगल खत्म हो जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, इसका बी आंसर सही, कृषि विस्तार। वहाँ पे जो है क्या है, पशुपालन और सोयाबीन की कृषि के लिए जो है वहाँ के जंगलों को साफ किया जा रहा है। चलते हैं, देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला 20 नंबर प्रश्न है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? विकल्प क्या है आपके? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म यूएसए के द्वारा, आतंकवाद रोध के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के द्वारा। अब ये क्या पूछ रहा है? तो पूछ रहा है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका जो सही है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। ये विकल्प आपका सही है। ये प्रत्येक वर्ष एक जो है रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जिसको वैश्विक आतंकवाद सूचकांक कहा जाता है। अब जैसे इस रिपोर्ट की बात करते हैं, तो इस रिपोर्ट में भारत का स्थान कैसा रहा 2023 में? तो उसमें रहा है 13वां स्थान, 13वां स्थान रहा। अगर वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से होने वाली मौतों की बात करें तो कहीं ना कहीं पिछले स्तर से कहीं ना कहीं कुछ कम हुई हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे मौतें होती हैं। अब इसमें लगभग पहले स्थान पे बात करें तो पहले स्थान जो कौन सबसे पहले नंबर पे रहा? तो पाकिस्तान सबसे पहले नंबर पे रहा, जहाँ पे आतंकवाद से सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। और दूसरे स्थान पे कौन रहा है, बताइए भैया? अब यहाँ पे बात करते हैं तो टोटल मौतें कितनी हुई थी? तो 643 मौतें तो टोटल हुई थी। ये आपको याद रखना। चलते हैं, देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 शीर्ष रैंक हासिल की है? कौन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में? ये आपका करंट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 को में शीर्ष रैंक हासिल की? विकल्प क्या दिए गए? कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है ए, कर्नाटक। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटक पहले स्थान पे आया है। कहीं ना कहीं ये 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 बड़े और मध्यम आकार वाले राज्यों को न्याय प्रदान करने में सबसे शीर्ष पे रहा है। और दूसरे स्थान पे बात करते हैं तो सेकंड नंबर पे कौन रहा है? ये सेकंड नंबर पे कौन रहा है? तो सेकंड नंबर पे रहा है तमिलनाडु, ये सेकंड नंबर पे रहा है। और तेलंगाना का किस नंबर पे रहा? तो ये थर्ड नंबर पे रहा है। और उत्तर प्रदेश कहाँ पे रहा? तो उत्तर प्रदेश भैया रहा है 18वें नंबर पे, 18वें नंबर पे। ये कहीं ना कहीं सबसे अंतिम स्थान पे रहा है, क्योंकि 18 ही राज्यों को इसका जिक्र किया गया, तो ये 18वें नंबर पे रहा है। अब इसको जारी किसने किया है? तो इसको जारी करने के लिए हम बात करते हैं तो ये IJR सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन काज, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के सहयोग से टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया गया। ये आपको याद रखना है। चलते हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये भी करंट का क्वेश्चन है। हमारा 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने टेम्पो मिशन को लॉन्च किया? विकल्प है इसरो, नासा, जास्का या रस्मोकॉस। तो कौन है इसका सही आंसर? 22 का बताइए। तो ये नासा है। नासा ने जो है टेम्पो, जिसको ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग और पॉपुलेशन टेम्पो मिशन कहा गया है। अब इसका काम क्या है? तो ये उत्तरी अमेरिका में वायु प्रदूषण का पता लगाने के लिए किया गया है। किसमें? तो वायु प्रदूषण का पता लगाने में। तो कहाँ पे? वो भी उत्तरी अमेरिका में।
उत्तरी अमेरिका में वायु प्रदूषण का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया है। चलते हैं, देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। ये भी करंट का क्वेश्चन है हमारा, और ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है। इधर 2-3 प्रश्न हमने जो किए हैं ये सारे करंट के क्वेश्चन हैं, जो आगे हो सकता है हमारे किसी काम के ना रहें। बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न पे। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किसे मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में मान्यता दी गई है? आपका ये प्रश्न है। विकल्प क्या दिए गए हैं? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? इसका सी आंसर आपका सही होगा, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो है इसको मतलब मिनी रत्न की श्रेणी में केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। चलते हैं, देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला 24 नंबर प्रश्न है। कम्बम अंगूर को हाल ही में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग के रूप में मिला है, यह संबंधित है। ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी क्या है, इसको जीके में भी पूछ लिया जाता है, जीएस में भी पूछ सकते हैं कि भौगोलिक संकेतक के बारे में। तो भौगोलिक संकेतक आखिर होता क्या है? भौगोलिक संकेतक एक विशिष्ट पहचान होती है कि उस क्षेत्र का ये प्रसिद्ध फल है या प्रसिद्ध जो है उत्पाद है, उसी क्षेत्र के लोग इसको अपने नाम से बेच सकते हैं, मतलब अपनी स्थानीय भौगोलिक दशा के कारण बेच सकते हैं। तो विकल्प क्या है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो आपका कम्बम अंगूर कहाँ पे पाया जाता है? इसको आपको करना है, टिक करना है। बताइए कम्बम अंगूर कहाँ पे है? तो ये भैया तमिलनाडु का है, तमिलनाडु में पाया जाता है। यहाँ पे एक है कुंभुम घाटी, कहाँ पे? तो पश्चिमी घाट में, तमिलनाडु के में एक पश्चिमी घाट जो है वहाँ पे है कुंभुम घाटी। कौन सी? तो कुंभुम घाटी, कुंभुम घाटी। तो कुंभुम घाटी में ही जो है ये अंगूरों का शहर के रूप में माना जाता है। तो दक्षिण भारत का जो अंगूरों का शहर है ये कुंभुम घाटी है, जो कि तमिलनाडु में है, ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है। तो वहीं पे ये अंगूर पाया जाता है, वहीं पे इसको जीआई टैग दिया गया है। हम लोग चलते हैं अपने आज के अंतिम प्रश्न पे, देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न क्या है। हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। दिवस की बात करते हैं तो लगभग ये हमारा आज दूसरा या तीसरा दिवस है, जो हम लोगों ने इन 25 प्रश्नों में लगभग दूसरा दिवस की बात कर रहे हैं। विकल्प क्या है आपका? 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 11 अप्रैल या फिर 12 अप्रैल। ये तो फिर से ये अप्रैल माह में मनाया जाता है, लेकिन किस दिन मनाया जाता है बताइए? तो ये भैया मनाया जाता है आपका 5 अप्रैल के दिन। विश्व मतलब राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। और कहीं ना कहीं पहले जो इसमें मनाने की शुरुआत कब हुई थी? जो ये लंदन, मुंबई से लंदन तक पहले वाणिज्यिक पोत एस लॉयल्टी की पहली यात्रा की याद दिलाता है। इसको जो मनाने की शुरुआत किया था, नेशनल मैरीटाइम डे, ये 1919 में क्या हुआ था? तो 1919 में मुंबई, कहाँ से? मुंबई से लंदन तक का एक पहले वाणिज्यिक पोत था एस लॉयल्टी, उसकी पहली यात्रा हुई थी, तो उसी के याद में इसको मनाया जाता है। तो दोस्तों आज जो हम लोगों ने इतने क्वेश्चन किए, ये हमारे 25 प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। इसमें बहुत सारे करंट के क्वेश्चन थे, और करंट के क्वेश्चन के मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जो भी हम लोग करंट के क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर हम लोग पेपर दे रहे हैं 2024 में तब इन्हें याद रखेंगे, लेकिन 2025 में दे रहे हैं तो जिनको हम लोगों ने मार्क किया है कि ये क्वेश्चन 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको तो याद रखेंगे, बाकी को छोड़ देंगे, बाकी को याद नहीं रखेंगे। और आगे की परीक्षाओं के लिए भी हम लोग इस पर डिसाइड करते रहेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। करंट तो मैं आपको स्पेशल दूंगा ही, जिसमें आपका करंट पूरा तैयार हो सके। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही है। हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही में सभी को इनवाइट कीजिए कि वो आएँ, हमसे जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए GS Study 38 को सर्च करें, आपको चैनल मिल जाएगा। साथ ही मैसेज करना चाहें तो 387 यूजर नेम है, आप उस पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।